नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। अब आप बोलिए पूरा लेने में क्या हर्ज है। आइए आज के मुशायरे की शुरुआत करते हैं एक फाड़ू शेर से। शेर कुछ ऐसा है कि जो कल कुछ ना कर पाया वो आज क्या कर पाएगा, जो कल कुछ ना कर पाया वो आज क्या कर पाएगा, और जो अभी कुछ ना कर पाया वो कल क्या कर पाएगा। कुछ भी कुछ भी ऐसे फालतू के शेर पर ना हंसी आती है ना ही ठीक तरह से गुस्सा आ पाता है। आदमी मन महसूस के रह जाता है कि यार रिएक्शन दूं तो क्या दूं। वैसे इस एपिसोड की जो शुरुआत हुई थी अर्चना की इस फटीचर शायरी से हुई थी, जो आज कुछ नहीं कर पाया वो कल क्या कर पाएगा। बट एक्चुअली में एपिसोड जब एंड होता है ना, तो यही वाली शायरी अर्चना और उसकी खास सहेली के ऊपर चिपक जाती है, क्योंकि ये दो सखियां न कल कुछ कर पाई थी, न आज कुछ कर पाई और ना ही अभी कुछ कर पाई, और कल तो खैर क्या ही कर पाएंगे। और जैसा कि बिग बॉस 16 का पूरा रिकॉर्ड रहा है, एक पैटर्न रहा है कि ये दो सखी सहेलियां जो खुद को इक्का मानती हैं, खुद को रानी मानती हैं, खुद को मास्टरमाइंड मानती हैं। इनफैक्ट अगर टीना दत्ता बाहर बैठकर ये एपिसोड देख रही होंगी तो उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये टीना दत्ता इस प्रियंका के बारे में बोल रही थी कि वो टास्क को अच्छे से डिकोड करती है मिलॉर्ड, क्रैक कर लेती है टास्क को। कौन से टास्क को क्रैक कर पाती है? 1.5 शाणापंती करती है। कोई भी टास्क को क्रैक करना तो दूर, ये टास्क को समझ ही नहीं पाती है और हमेशा ब्लंडर कर देती है और ठीकरा फोड़ देती है बिग बॉस के ऊपर। लेकिन आज भी आपने देखा बड़ी होशियार बन रही थी, बहुत ही चतुर चालाक बन रही थी, लेकिन हुआ क्या, शाणे कौवे जो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हैं वो कहाँ गिरते हैं, इस एपिसोड में आपको फिर से देखने को मिल गया। और ये अर्चना जो दूसरों की लाइफ में कुछ दाग लगाने की कोशिश करती है, या ये कहें कि दूसरों के लिए गड्ढे खोदती है, कैसे आज इस कुदरत ने, इस कायनात ने अर्चना का मुंह काला कर दिया। जबकि अर्चना का तो नंबर भी नहीं था मुंह काला होने का, लेकिन कैसे एमसी स्टैन के ऊपर हंसने वाली ये काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा वाला गेम खेलने वाली ये लोग, अर्चना के ऊपर वो मिट्टी का जो बॉम्ब था या जो भी था कैसे उड़कर आया, और अर्चना जो कि बहुत ही होशियारी के साथ टॉवेल लपेट करके गई थी, कैसे उसका मुंह काला हो ही गया। और ये वाला जो सीन था ना, इस सीन ने एक्चुअली में एपिसोड में रंग जमा दिया है। शालीन भनोट का भी मुंह काला हुआ है और शालीन भनोट तो साबित कर रहा है कि वो किसी का सगा नहीं हो सकता। टीना दत्ता जो बोली थी ना, शालीन भनोट तू हमारा नहीं हुआ, तू किसी का क्या होगा, तो शालीन भनोट जो पिछले वीक डिप्रेशन की एक्टिंग कर रहा था वो फेक थी, वो फर्जी थी। ये शालीन भनोट जो कि पिछली वीक कोने कोने में रो रहा था कि भैया कोई बात करने के लिए नहीं है, उसे राक्षसी हंसी सुनाई दे रही है, वो उसका दम घुट रहा है, वहां पर रोता फिर रहा था। और इस रोते हुए शालीन को सहारा दिया था शिव ने और स्टैन ने। और ये आस्तीन का सांप शालीन भनोट शिव के बारे में वहाँ कन्फेशनों में बोल रहा था कि वो थोड़ा सा बुली है, कई बार मस्ती कर देता है, ऑल्दो वो मस्ती वाले तेवर में बोल रहा था, लेकिन जो इसकी इंटेंशन है ना इसकी शालीन भनोट की, वो एक्सपोज हो गई है कि वो मौका पड़ने पर किसी की भी पीठ में छुरा भोंक सकता है। वो इंसान जिसने इसको सहारा दिया इसके मुसीबत के समय में, ये उसी के बारे में अनाप शनाप बातें करता है, या फिर उसी को डसने की कोशिश करता है, या फिर उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाने की या फिर कंट्रोल करने की वो प्लान करता है, बातें करता है। तो शालीन भनोट सीजन के एंड में थोड़ा सा रिस्पेक्ट अर्न करके जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो शालीन भनोट ही क्या जो 2-4 दिन से ज़्यादा सही ट्रैक पर चल जाए। वैसे इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर हमने देखा कि कैट फाइट होती है निम्रत और अर्चना के बीच में, जिस तरीके से एपिसोड स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से एपिसोड एंड हुआ, यहाँ पर निम्रत और अर्चना की जो फाइट और फिर बाद में अर्चना का वो हलवा खिलाना, मतलब स्टार्ट में अर्चना और निम्रत वर्सेस एंड में अर्चना और निम्रत, ये यहाँ पर जो समीकरण निकल के आ रहे हैं वो एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि जो स्टार्ट में जो फाइट थी वो टोटली फेक थी। ये अर्चना, इसका तो काम ही है लोगों में उंगलियां करना, और अर्चना और ये प्रियंका सदी की सबसे फेक महिला कैसे वहां पर अपने वर्कआउट में बिजी थी। एक सेकंड के लिए भी उसने अर्चना को ये नहीं बोला कि भैया तू गलत है, बस ये बोला कि तू फैमिली पर मत जा, बाकी तो सब ठीक है। और जैसा कि शिव ठाकरे ने बोला था ना कन्फेशन रूम के अंदर कि इसे वीकेंड पर बोला कि अपने गलत जाते हो दोस्तों को मतलब इतना गलत मत जाने दे, मतलब उनको टोक, लेकिन ये तो पूरी तरह से चुप होकर के बैठ गई। और ना सिर्फ चुप होकर के बैठी है बल्कि इतनी महान और इतनी शांत और इतनी इनोसेंट दिखाना चाहती थी ये खुद को। सवेरे उठ के जल अर्पित कर रही है सूर्य महाराज को, वो भी बगैर नहाए धोए, फिर नाइट सूट में आकर के डांस करती है, फिर वर्कआउट करती है। अरे भाई साहब, मतलब बगैर नहाए धोए सूर्य को जल अर्पित करने की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन समाज पर थोपना चाहते हैं, इसके बारे में जरा समाज के लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और किस तरह से ये प्रियंका वहां पर तो कुछ नहीं बोली बाहर, लेकिन बाद में जब अर्चना ने निम्रत को रुला दिया
ना मेरी फेवरेट निम्मो को, और निम्रत उठ करके वॉशरूम में रोने चली जाती है। तो परी दीदी क्या बोलती हैं अर्चना दीदी से कि अर्चू तूने मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया, वो सिर्फ तेरे से पूछ ही रही थी, झगड़ा थोड़ी कर रही थी। और ये अर्चना जो कि मॉर्निंग में झगड़ा कर रही थी, इतना चिल्ला रही थी, चीख पुकार मचा रही थी, बाद में क्या बोलती है शिव से, इससे निम्रत से, देखो 2 वीक बचे हैं, शांति से रह लो, क्या छोटी छोटी बात के ऊपर बवाल करना, शांति से भी हो सकता है ना। हाँ, ये सूरज कहाँ से निकला था भाई साहब। मतलब अर्चना जो कि कल चल 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 फुट 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 फुट, एक गंदी चाल है कहीं और करना, आज शांति से रह लो। मैडम तुम जो ज्ञान दे रही हो दूसरों को खुद पर लागू करो ना। निम्रत तुमसे लड़ने नहीं आई थी, पूछने आई थी, तुम शांति से जवाब दे देती ना। पहल खुद से करो ना थोड़ी बदलाव की, तो हमें अच्छा भी लगे। लेकिन जिस तरह से ये जग्गा और हग्गा एकदम से महान बन रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ नहीं सर, बहुत बड़ी वाली गड़बड़ है। और ये निम्रत भाई साहब, मतलब कोई ना कोई तो डिप्रेशन का मरीज चाहिए ही सही बिग बॉस के अंदर। शालीन थोड़ा सा ठीक हुआ तो निम्रत कौर अहलूवालिया वापस से अपने उसी डिप्रेशन वाले मोड में आ गई और चिल्ला रही है, चीख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यहाँ पर बातें घर के अंदर तक रहती तो अच्छा लगता, लेकिन मैं जहाँ से आई हूँ ना, जैसे अर्चना बोल रही थी कि मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ पर भिखारी को भी, मतलब यूपी में ऐसे कितने घर है जहाँ पर रास्ते चलते भिखारियों को घर में बिठा करके खाना खिलाया जाता है। और निम्रत बोल रही थी कि मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ पर लंगर खिलाया जाता है। तो ये बातें अगर घर के अंदर तक ही रखते एक रोटी के ऊपर तो अच्छा रहता, लेकिन मैं जहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, ये चीज़ें आई थिंक थोड़ा सा टू मच हो गई थी। लेकिन ये चीज़ें एपिसोड के एंड ने साबित कर दी हैं कि ये टोटल फेक थी। आप एक बात खुद बताइए, निम्रत कौर अहलूवालिया जिसको कि फ्री फंड में कैप्टनसी मिल गई और फ्री फंड में टिकट टू फिनाले मिल गया, और यहाँ पर भी कोई सामने से कंपटीशन था नहीं, इसकी वजह से ये निम्रत कौर अहलूवालिया बन चुकी हैं इस सीजन की सबसे पहली फाइनलिस्ट। भाई साहब, टिकट टू फिनाले के नाम पर क्या भर भर के मजाक किया ना बिग बॉस ने। टिकट टू फिनाले और कैप्टनसी, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके लिए कोई भी कंटेस्टेंट हो वो मरने मारने को तैयार हो जाए, हाथ पैर तोड़वाने को तैयार हो जाए, बिकॉज टिकट टू फिनाले इज समथिंग यार। क्योंकि कैप्टनसी और टिकट टू फिनाले वो भी सीजन के एंड में जो कि आपको एक श्योर शॉट गारंटी देता है फाइनलिस्ट बनने की। इतनी इंपॉर्टेंट टास्क भाई साहब, मतलब टिकट टू फिनाले ना हुआ, फ्री फंड की रेवड़ी हो गई यार। इतनी इजीली टिकट टू फिनाले, इतनी इजीली फाइनलिस्ट, भाई साहब यहाँ पर तो पिछले सीजन का भी रिकॉर्ड टूट गया। पिछले सीजन में टिकट टू फिनाले जिसको कि ये लोग फेकसवी के लिए प्लान कर रहे थे, और फेकसवी इतनी बड़ी लपड़छंडिस प्लेयर थी कि एक बार भी वो टिकट टू फिनाले जीत नहीं पाती, तो मजबूरी में राजीव वड़ातिया आया और टिकट टू फिनाले दे करके चला गया था। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सामने जग्गा और अर्चना जो कि खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, उनके ब्लंडर का फायदा किसको मिल गया? निम्रत को। और उसके बाद बिग बॉस तो यही चाहती थी बिग बॉस आप बहुत अच्छे हैं बिग बॉस हंसना तो पड़ेगा ना, दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा जो है। और ये अर्चना जो कि शिव से लड़ती रहती है, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ पर दिखावे के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, मैं तो शिव मैं तेरे लिए फाइट करूंगी। और सदी के दो सबसे इंडिविजुअल प्लेयर्स जिनकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करती, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते, लेकिन अपने सारे गिले शिकवों को भुला करके वो साथ में प्लान करते हैं, सारी चीजें पहले से प्लान कर लेते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल प्लेयर्स है भाई साहब, कोई भी इनको दोस्त नहीं बोलेगा, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स है, ठीक है। ये डे वन से ही इंडिविजुअल है, इनकी फाइट रियल होती है, इनको गेम की बहुत ज्यादा समझ है, ये बड़े दिल वाले हैं, ये लोग कुछ भी प्री प्लान नहीं करते हैं, ये सबसे महान और रियल कंटेस्टेंट हैं। तो क्या हुआ अगर ये फेक फाइट कर ले? तो क्या हुआ अगर ये रात में प्लान करे कि ऐसे ऐसे करेंगे? एंड तो क्या हुआ अगर ये दो सो कॉल्ड इंडिविजुअल एक टास्क, एक काम को मिल करके प्लान करेंगे, लेकिन फिर भी भैया वो इंडिविजुअल हैं, वो साथ में नहीं खेल रहे हैं, वो इंडिविजुअल हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूँ मतलब वो भी इंडिविजुअल नहीं है। अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूँ मतलब जग्गा और हग्गा भी महान नहीं हैं। अगर वो महान है तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, है कि नहीं? सीधी बात, न बकवास है। वैसे यहाँ एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, निम्रत जो कहने को कैप्टन है, ठीक है, अभी से नहीं 3 वीक से कैप्टन है, लेकिन बिग बॉस के इतिहास की सबसे नाकारा कैप्टन है। मेरी फेवरेट निम्मो तू फाइनलिस्ट बन गई, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तू खैराती फाइनलिस्ट बन गई, इस बात का मुझे बहुत 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 दुख है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को कि मेरी फेवरेट निम्मो खैराती फाइनलिस्ट बन, और कुछ दिन बाद क्या पता वो खैराती विनर भी बन जाए। हाय रे, मैं जाली दुनिया को क्या मुंह दिखाने? निम्मो तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तेरे चक्कर में बहुत गाली सुनने को मिलेगी। डीएसके की फेवरेट खैराती विनर, ओ माँ मैं कहाँ जा करके डूब जाऊं। खैर
वापस आते हैं उस मोड से। तो निम्रत जो कि कहने को कैप्टन है, और क्या निम्रत को किसी के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? जिस तरह से इस एपिसोड के स्टार्ट में ये लोग प्लान करते हैं कि हमने उसका अर्चना को भाव नहीं देंगे, इतना सब करने के बजाय निम्रत जी अगर आप सीधा सीधा अपने अधिकार का प्रयोग करती, बिकॉज आप कैप्टन हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि झगड़े वगैरह में ये निम्रत भूल चुकी थी कि वो तो घर की कैप्टन है, वो 1 सेकंड में चाहे तो अर्चना को कैप्टनसी से हकाल सकती है, अर्चना को बोल सकती है अर्चना तुम्हारा बहुत हो गया, थैंक यू सो मच, जाओ। हमारे पास सुम्बुल है जो कि ऑफिशियल एंड सर्टिफाइड रसोईया है हमारी मंडली की, हमारे पास वो है ना, वो बना लेगी हमारे लिए रोटियां, हमें आपके हाथ की बनी रोटियों की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन गेट लॉस, जाओ अपनी सखी के लिए बनाओ, और हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी क्या निम्रत? क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा मौका था अपनी लीडरशिप को प्रूव करने का, ये दिखाने का कि भैया वो वाकई में रिंग मास्टर एटीट्यूड वाली कैप्टन है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी करने के बजाय वो जा रही है वॉशरूम में जाकर के रो रही है, कभी इधर 2 बातें कर रही है, फिर शिव कुछ बोलता है तो शालीन अंदर से बोलता है ओह दूसरों के मैटर में शिव ठाकरे कूदा, ये तो काफी डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला शिव ठाकरे, नहीं कूदेगा तो उसका खाना कैसे हजम होगा। हाँ, ये वो शालीन भनोट है जिसको कि शिव ठाकरे ने मुसीबत के टाइम में सहारा दिया था। तो शालीन कितना दोगला है, कितना बड़ा एहसान फरामोश है, ये भी एस्टेब्लिश हो गया। और निम्रत कितनी लपड़झंडिस कैप्टन है, चाहती तो 1 सेकंड में अर्चना को औकात दिखा देती, चल निकल किचन से, मैं हूं ना कैप्टन, मैं बोल रही हूँ तू खाना नहीं बनाएगी, ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगी, हम बना लेंगे, चल निकल यहाँ से, जाके टॉयलेट साफ कर। ये एटीट्यूड रखना चाहिए था निम्रत को, लेकिन नहीं, निम्रत को तो दोनों साइड चलना है ना। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एपिसोड के एंड में यही अर्चना हलवा लेकर के आती है, निम्रत को अपने हाथ से खिलाती है, तो इस्टेब्लिश तो हो गया कि इनकी जो फाइट थी वो पूरी तरह से फेक थी। और अर्चना के बारे में मैंने ऑलरेडी दोपहर में जो रिव्यू डाला उसमें मैंने कहा है कि अर्चना ये सारी चीज़ें जानबूझ करके कर रही है सो दैट निम्रत को सिंपैथी मिल जाए। और फिर उसके पापा जी जो बोल के गए हैं निम विन तुम्हें मेकर्स आगे बढ़ाएंगे, तो उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? पुत्र तू कुछ कर, छेती कर पुत्र, तू अगर ऐसे ना करेगी तो तेनू जो ट्रॉफी मिलेगी उसे हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? वैसे भी जो कलर्स की जो बहुएं होती हैं उनके पास जीतने का एक ही ब्रह्मास्त्र होता है और वो होता है अश्रु अस्त्र। अश्रु अस्त्र के आगे बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाते हैं, इतनी ताकत है इन अश्रु अस्त्रों में। जैसे बिग बॉस 12 में दीपिका द मक्खी अश्रु अस्त्र बहा करके ट्रॉफी ले गई, उसके बाद चुबीना संतरे खाती रही, अश्रु अस्त्र बहा करके सिंपैथी ले गई, ट्रॉफी ले गई। और पिछले सीजन की फिक्स्ड विनर यानी कि फेकस्वी, उसने तो अपने आंसुओं से पूरा पूल भर दिया था, फिर उन आंसुओं से भरे पूल में छई छप्पा छई छप्पा की छई, करण प्रतीक पीछे रह गए, मैं ट्रॉफी ले गई। तो यही आप समझ जाइए कि बिग बॉस को जीतने की सबसे बड़ी विनिंग क्वालिटी क्या होती है, वो होती है अश्रु अस्त्र। कुछ भी बोल देता हूँ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के क्या कर लेंगे, कुछ हुआ तो है नहीं, ये रोटी के ऊपर कलेश होता रहा, उसके बाद माहिन के साथ ही शालीन खेलता रहा, फिर बिग बॉस ने सैंपल सर्वे किया, जैसे कि हम चुनाव के टाइम पर देखते हैं एग्जिट पोल या कहिए या फिर प्री पोल कहिए, उसी टाइप का सैंपल सर्वे लिया बिग बॉस ने। और ये सर्वे ले रहे थे बिग बॉस, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया था कि भैया सर्वे के आधार पर ये रिमोट वाली जो टास्क के प्रोमो तो आ ही चुके थे, तो बिग बॉस ने यहाँ पर सैंपल सर्वे लिया। प्रियंका करना चाहती है शिव को कंट्रोल और अपने रीजन देती है कि शिव वर्ड इधर उधर घुमा देता है। ये बात कर कौन रहा था? प्रियंका, जो कि टीवी कैमरे इनके हिसाब से चीज़ों को पोर्ट्रे करवाती है, करती रही है और आगे भी करेगी। और ये अर्चना जो कि कैमरे में मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ, तुम्हें इतना खूबसूरत किसने बनाया, ओह भाई गलत फहमी हो तो ऐसी हो। जब ये अर्चना कैमरे में बोल रही थी ना कि ओ कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, मुझे अर्चना का वो जो नींद से उठ के आती ना वो थोबड़ा याद आ जाता है। और फिर मैं बाप रे चूका देख लो, आप तो मरने पड़ेगो, भूतनी जैसा थोबड़ा, लेकिन कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वहीं शालीन को बुलाते हैं तो शालीन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, वो शिव के बारे में बोलता है कि वो बुली करता है, ये है वो है। शिव बोलता है कि ये प्रियंका है, इसका गेम समझ में नहीं आता है, मतलब स्विच ऑफ होके चली गई है, महानता की मूर्त, अपने दोस्तों का सपोर्ट करती रहती है। तो ये सैंपल सर्वे था। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्चना और प्रियंका टेबल पर सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। प्रियंका बोलती है कि वो लोग खाने नहीं आएंगे बिकॉज मैं बैठी हूँ ना तो वो नहीं आएंगे, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, क्या इतना बुरा हूँ मैं। ये नौटंकी चल रही थी प्रियंका और अर्चना की सिंपैथी लेने की कोशिश। तुम्हारे सामने बैठ कर कोई खाना क्यों खाएगा? तुम्हारे सामने कोई बैठेगा तो ये आ गए घटिया लोग, ये गंदी चाले वाले, ये ऐसे लोग, ये होगी तुम्हारी नियत। जब इतनी घटिया बातें तुम लोग किसी के बारे में करते हो तो तुम्हारे साथ बैठ करके कोई खाना क्यों खाए? एंड मैं सच बता रहा हूँ, ये शिव या निम्रत या सुम्बुल ये सब बड़ी बातें कर रहे थे कि हम उसके हाथ का नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, लेकिन खाना पड़ा ना सबको। जिस तरीके से शिव इतनी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर बिग बॉस बोले ना मुंह
पकड़ के कि जब तक रहना पड़ेगा अर्चना के हाथ की रोटी खानी पड़ेगी, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद खाना पड़ती है ना, जब बिग बॉस बुलाते हैं, पूछते हैं स्टैन रोटी कैसी बनी है, शिव खाना खा रहे हो, आ जाओ वहाँ पर लिविंग एरिया में। मतलब आपको अर्चना के हाथ की रोटी खानी तो पड़ी ही, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी डींगे फेंकने का फ़ायदा क्या रहा। जब ये लोग बात कर रहे थे ना कि हम इसके अर्चना के हाथ का नहीं खाएंगे लेकिन बाद में खा डालते हैं, तो मेरे मन में बहुत गुस्सा के भाव आए कि भाई इतनी जल्दी थूक करके चाट लिया, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो यार। उनकी जगह अगर कोई मेरे जैसा इंसान होता है ना तो भैया वहाँ पर फ्रूट खा के गुजारा कर लेता, लेकिन अर्चना के हाथ का पानी तक ना पीता। क्योंकि ये अर्चना जो कि कुछ दिन पहले तक बड़े प्यार से खिलाया करती थी, लेकिन अब खिलाती है तो 1760 बार गिना देती है और इतना चीखती है, चिल्लाती है, आटा गूंथ रही है, चीख रही है। मुझे लग रहा पानी से ज़्यादा तो उस आटे में थूक गिर जाता होगा। तो भैया ऐसे किसी का थूका को खाना अपने को तो ना खाना, एप्पल ऑरेंज खा करके या फिर पानी पी करके या दूध पी करके गुजारा कर लेता, लेकिन इस अर्चना के हाथ का नहीं खाता। फिर बिग बॉस मेरे लिए भी पिज़्ज़ा भेज देते साजिद खान की तरह। अरे मैं इतना बड़ी हस्ती कहाँ हूँ भैया, फराह खान का भाई थोड़ी ना हूँ। लेकिन मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाता कि भैया मुझे उसके हाथ का खाना नहीं खाना। ये कि यार कुछ मतलब दिखाओ तो सही यार, मतलब अपनी पर्सनैलिटी तो दिखाओ दुनिया के सामने कि नहीं भैया हमारे अंदर भी दम है, हमारे अंदर भी गुर्दा है, हमारे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इतने अच्छे अच्छे मौके मिल रहे थे खुद को भयंकर रूप से एस्टैब्लिश करने के, दुनिया के सामने दिखाने का कि देखो भैया हम इतने गैरतमंद इंसान हैं कि वो लड़की जो हमें एक रोटी के लिए 17 बार सुना दे, हम उसके हाथ का खाना तो नहीं खाएंगे। फिर बिग बॉस आप कुछ भी करो, या ये आपका कॉल है बिग बॉस, आप कुछ भी करो, या तो किचन ड्यूटी से अर्चना का पत्ता काटो, या मेरे लिए बाहर से खाना भेजो, या फिर कुछ भी करो, मैं बीमार हो जाऊं तो बीमार हो जाऊं, लेकिन इस अर्चना के हाथ का खाना मुझे नहीं खाना है। सीधी बात, नो बकवास। इस तरीके से यार चीज़ें होती तो इंटरेस्टिंग होता। हालांकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, अलग तरीके से सोचता हूँ। खैर इसके बाद तो ये टास्क वगैरह शुरू हो जाती है, कौन किसको रिमोट से उड़ा देगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सुम्बुल की जो बैटरी थी वो प्रियंका के हाथ में थी, अर्चना के हाथ में शिव की बैटरी थी, स्टैन के हाथ में वो उसकी निम्रत की बैटरी थी, सुम्बुल के हाथ में शालीन की थी और शालीन के हाथ में थी स्टैन की बैटरी। तो यहाँ 1 बाय 1 सब अपने अपने रीज़न देते गए, लेकिन इस टास्क का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये टास्क शुरू हो उसके पहले ये अर्चना बोलती है ये टास्क तो पूरा निम्बू के फेवर में हो रहा है, हम क्या करें। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद बिग बॉस ने जब बोला कि अर्चना मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो अर्चना सॉरी बिग बॉस, सॉरी बिग बॉस। यहाँ पर अर्चना का दबंग तेवर कहाँ चला गया था, क्योंकि एक्चुअली में ये टास्क तो निम्बू के फेवर में ही थी और इसने अर्चना ने कुछ गलत तो बोला नहीं था। तो ये अर्चना जो कि हमेशा बोलती कि वो सही चीज़ का साथ देती है, एंड तक देती है, सही चीज़ के लिए खड़ी रहती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वहां पर क्यों नहीं लड़ी। क्योंकि बिग बॉस तो क्या है कि बिग बॉस को तो एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि बिग बॉस बड़े ही ट्रांसपेरेंट होता है, बिग बॉस सबको इक्वल मौके देते हैं। इस चीज़ को मैं मानता हूं। इस पूरे सीजन में थ्रू आउट द सीजन सारे कंटेस्टेंट को इक्वल मौके मिले थे। अब कंटेस्टेंट अपनी बुद्धि का प्रयोग ही ना करे तो ये अलग बात है। जैसे कि हमने पिछले वीक देखा था जहां पर निम्रत को कैप्टेंसी से हकाला जा सकता था। अगर टीना, अर्चना और प्रियंका सामान्य तरीके से एकदम डिसेंट तरीके से बात करते, एक एक पॉइंट हाईलाइट कर देते, तो क्या पता भाई साहब सामने वालों को तुम्हारे पॉइंट राजी होने पर मजबूर होना पड़ता। उसके पहले तुमने खुद ने नॉमिनेशन टास्क डिस्कस कर ली, तुम खुद एक अपना खुद का सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरे पर क्या ही उंगली उठाओगे। और उसके पहले कितनी ऐसी टास्क हो चुकी हैं जहां पर प्रियंका और अर्चना का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर रहता था कि कैसे सामने वालों को नीचे दिखाया जाए या फिर कैसे इस टास्क को अनफेयर डिक्लेयर कर दिया जाए। जबकि इतना ही फोकस अगर वो टास्क में लगाते शालीन की तरह, शालीन जो कि यहाँ पर रो रहा था, अरे यार मैं तो कैप्टन नहीं बन पाया, जकूजी में नहीं जा पाया, मैं तो नॉमिनेशन में भी आ जाऊंगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हमसे कोई भी प्यार नहीं करता। शालीन भनोट तुम्हारे पास इतने मौके थे कैप्टन बनने के जहां पर तुमने अपने आप के बजाय टीना को प्रायोरिटी पर रखा, तुमने प्रियंका को प्रायोरिटी पर रखा, अपने लिए शालीन भनोट तुम खेले ही कब हो। शालीन भनोट को एक नहीं इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। इनफैक्ट इस सीजन का जो फर्स्ट कैप्टनसी टास्क हुआ था, क्या शालीन भनोट 39 साल का इतना वर्जिश करता है, प्रोटीन चिकन खाता रहता है, उससे मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा वो नहीं उठाया गया था, वो खोपड़ी के ऊपर वो रखा था फर्स्ट टास्क के दौरान। हार्डली कुछ सेकंड हुए कि उसने वो टब उठा करके नीचे फेंक दिया था। हाथ में आए हुए मौके को लात मारना ये कोई शालीन भनोट से सीखे। फिर बाद में उसने हिंसा कर दी तो वो कैप्टनसी की उम्मीदवारी से वैसे ही आउट हो चुका था। तो खुद के ब्लेंडर पर ध्यान देना चाहिए शालीन भनोट को। जो यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था ना सुम्बुल के साथ, सुम्बुल ने एक्चुअली में यहाँ पर काफ़ी करारे जवाब दिए हैं। सुम्बुल ने एपिसोड के स्टार्ट में अर्चना को भी बड़े आराम से बगैर चिल्ला चोट करे शट कर दिया, चुप कर दिया। और शालीन को जो आईना दिखाया है ना कि भैया शुरू तुमने करा था, मेरे पापा बोल गए थे, उसके बाद से तो तुमने हर वीक मुझे नॉमिनेट करा,
तो मुन्ना जब तुमने करा था तो उधर से वापस आ रहा तो उसको भी स्वीकार कर लो ना। हालांकि शालीन ने कोई यहाँ पर एक्टिंग या नोटिंग नहीं करी, उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया, लेकिन सुम्बुल के जो करारे जवाब कहिए, उसका अंदाज कहिए, अपने पॉइंट्स रखने का तरीका, वो बेहद ही लाजवाब था। और सुम्बुल के ऊपर वैसे भी ये जग्गा तो कुछ दिनों से डोरे डाल ही रही थी। हालांकि सुम्बुल को ये मलाल है कि वो ये टास्क जीत सकती थी, लेकिन क्या वाकई में सुम्बुल को जिताना चाहती थी ये प्रियंका जग्गा? आई डोंट थिंक सो। प्रियंका जग्गा का एक ही टारगेट था कि निम्रत कैसे भी करके टास्क से बाहर हो जाए, लेकिन निम्रत की बैटरी थी MC स्टैन के गले में, और निम्रत को MC स्टैन तो वैसे भी रास्ते से हटाना चाहता था नहीं, उसकी प्रायोरिटी पर तो अपने दोस्त रहते हैं। अगर MC स्टैन के गले में सुम्बुल का वो बैटरी होता तो वो सुम्बुल को भी नहीं उड़ाता। तो MC स्टैन तो अपनी मंडली के लोगों को प्रायोरिटी पर रखता है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन सडनली ये प्रियंका सुम्बुल को अपनी प्रायोरिटी में क्यों रख रही थी, ये सोचने वाली बात है। और ये बात इसलिए क्योंकि ये डेढ़ शाणापन चलाना चाहते थे, खुद को बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ तो बिग बॉस भी अच्छे से जानता था कि MC स्टैन नहीं आएगा। बिग बॉस यहाँ पर प्रियंका की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि ये महान बनती फिरती है ना, इसको टास्क अच्छे से समझ में आ जाती है ना। क्या इसने इतना नहीं सोचा था ये टास्क रद्द होगी तो निम्रत बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगी, लेकिन बाद में जब टास्क रद्द हो जाती है इसकी वजह से तो मैं तो यही चाहती थी निम्रत बने। हैं, निम्रत बने तो ये चाहती थी, तो सुम्बुल की ये जो बैटरी टांगे घूम रही थी, क्यों घूम रही थी? सेक्रीफाइस कर देती ना उसको? नहीं, उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, उसे सुम्बुल की नजरों में भी अच्छा बनना था, और फिर बाद में निम्रत को कांग्रेचुलेशन निम्रत मैं जानती थी यही होगा। हैं, तुम जानती थी ये होगा, उसके बावजूद सुम्बुल का वो दिखावा कर रही थी। घनघोर लेवल की दोगली निकली भाई साहब वो तो। सुम्बुल ये पॉइंट या ये बात तुम कब समझोगी जो तुम वहां पर रूठी बैठी हो? जैसे कि वहां शिव कह रहा था ना, इट्स ओके यार, चिल करना, अपन फेल होते हैं तो दुख होता है, लेकिन अपन फेल हो जाए, दोस्त पास हो जाए तो और ज्यादा दुख होता है, पर अभी क्या कर सकते हैं, वो भी अपने दोस्त है तो चल ठीक है, खुशी खुशी बैठ जा। तो यही सब चीजें रही हैं, इन चीजों के अलावा कुछ खास हैपनिंग चीजें हुई नहीं है। और निम्रत फाइनलिस्ट बन गई है तो फिर अर्चना सडनली वो हलवा बना करके ले आती है। एपिसोड के स्टार्ट में कितना पागलों की तरह ये निम्मो चीख रही थी, और ये अर्चना, रोटी नहीं खाई तूने, भूखों के खानदान से, ये वो, हमारे यहाँ ये होता, तुम्हारे वो होता। इतनी करकशाना आवाज इस अर्चना की, पूछिए ही मत। और जो हमने प्रोमो देखा कल रात के एपिसोड का, जहां पर कि नॉमिनेशन टास्क है 9 मिनट की नॉमिनेशन टास्क, ये 9 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 9 मिनट के सबसे नजदीक जो आएगा वो सेफ हो जाएगा, जो 9 मिनट से पीछे रह जाएगा काफी तो वो हो जाएगा नॉमिनेट। और हाँ, वो कौन है, डिजाइनर है या कौन है, मुझे तो वो लगा था चड्डी कुमार एंडी, लेकिन वो नहीं है, और वो टॉन्ट मार रहा है जो भी आए डिजाइनर अर्चना को कि ऐसे करना जरूरी है क्या। तो वो अर्चना जिसको कि वो कुछ सोशल मीडिया के कुछ दिखाए गए थे कि इसने, अर्चना ने स्टैंड की वाट लगा दी ऐसा करके, वो हवा में उछल रही थी, 2 मिनट बाद वो डिजाइनर ने उतार करके रख दिया है, ऐसे करना जरूरी है क्या। अच्छा, ज़रूरी से ना मेरे को एक चीज़ याद आई, जिस तरह से ये टास्क के दौरान शालीन और जग्गा का आर्गुमेंट हो रहा था, जहाँ पर जग्गा खुद को जस्टिफाई कर रही थी, शालीन मुझे क्या पता, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, मुझे क्या सपना आएगा कि यार तुम्हें तबीयत खराब है, मेरे को कुछ भी लग सकता है। तो शालीन के मुंह में दही जम गया था क्या, कि जब तुझे कुछ भी लग सकता है तो सामने वाले को कुछ क्यों नहीं लग सकता है। तू अगर अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि भैया मुझे कुछ भी लग सकता है, जब तुझे कुछ भी लग सकता है अपने हिसाब से, तो कुछ भी सोच सकती है, बोल सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है, वही चीज़ हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग अगर एक्सप्रेस करें तो सारा ब्लेम तो उस पर डाल रहा है, तू झूठा है, तू घटिया है, तू एक्टिंग कर रहा है। अगर मैं एक्टिंग कर रहा था, जैसा कि तुम चिल्ला चिल्ला करके सबसे बोल रही हो, तो क्या तुम एक्टिंग नहीं कर रही थी? ये जो तुम कह रही हो कि मैं एक्टिंग कर रहा था, मेरी ये एक्टिंग तुम्हें तब क्यों नहीं दिखाई दी जब टीना चली गई थी, मैं अकेला बैठा था? क्या वो एक्टिंग नहीं थी, वो देवदास वाला? अगर मैं देवदास था, एक्टिंग कर रहा था, तो तुम क्यों मुझे रियल बोलती फिरती थी? तो यहाँ पर शालीन के पास इतना बेहतरीन मौका था ना इस जग्गा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देने का, उसकी सहूलियत वाली जो सच्चाई की मूरत, उसका दोगलापन भर भर के एक्सपोज कर सकता था कि भाई तेरे हिसाब से तेरे को कुछ भी लग सकता है, तो मेरे हिसाब से तू जिद्दी है, घमंडी है, तूने ऐसा कैसे बोल दिया था कि शालीन ने मेरे को घमंडी बोल दिया, झूठी बोल दिया, मुझे भी लग सकता है ना भाई साहब। शालीन को ऐसे जवाब देने चाहिए थे यार। मैं मतलब ये बहुत अफसोस होता मुझे कि यार लोहा गर्म होता है तो ये लोग हथौड़ा क्यों नहीं मार पाते हैं। वो जग्गा इतने मौके देती है सामने वाले को कि जग्गा को एक्सपोज कर दे, सामने वाला धज्जी उड़ा के रख दे, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो लोग लेट गो कर देते हैं। वो तो बोल के चली जाती है, तुम क्यों उस अंदाज में जवाब नहीं दे पाते हो? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से टिकट टू फिनाले का मजाक बना करके रख दिया मेकर्स ने, इतनी इजीली, इतनी कैजुअली आप टिकट टू फिनाले किसी को भी पकड़ा देते हैं यार। और ज्यादातर हमने देखा कि निम्रत को सारी चीजें प्लेट में सजा करके मिली है। फर्स्ट कैप्टनसी प्लेट में सजाकर, सेकंड कैप्टनसी प्लेट में सजाकर, अभी कैप्टनसी प्लेट में सजाकर, एंड फाइनल वीक में जाने की एंट्री यानी टिकट टू फिनाले
वो भी प्लेट में ही सजा करके मिल चुका है निम्रत को। मतलब निम्रत से ज़्यादा लकी कंटेस्टेंट कोई भी नहीं है। जहाँ बाकी सारे लोगों को राशन के लिए, कैप्टनसी के लिए लड़ना भिड़ना पड़ता है, निम्रत के लिए तो बिग बॉस पप्पा खुद खेल रहे हैं। तो निम्रत को बैठे बैठे ट्रॉफी भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिकॉज वो मेरी फेवरेट निम्रत। क्या बोलूं भाई साहब, यही बोल के दिल को तसल्ली दे देता हूँ कि चलो एक और खैराती विनर ऑन द वे। क्या बोला जाए। क्या लगता है आपको इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे कल के रिव्यू में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।